Today the topic that we're going to discuss is neck management, and I know that neck management is kind of a complicated topic because it has a lot of issues and बहुत सारी controversies है इसमें. Before starting off with the session, I would just like to tell you one thing. नेक मैनेजमेंट में जैसे आज हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर रहे थे एंड इंशाल्लाह ओवर द नेक्स्ट जितना भी आपके पेपर तक टाइम है आई विल कम्युनिकेट विद यू थ्रू ग्रुप एंड इंशाल्लाह हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. लेकिन द थिंग इज कि नेक की मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है. ठीक है, कंट्रोवर्शियल जो चीज़ें होती हैं उनका उसमें ये बात होती है कि आप किसी भी तरफ जा सकते हैं, बट द थिंग इज दैट यू नीड टू रैशनलाइज, यू नीड टू जस्टिफाई. इसलिए अगर आपने पेपर्स में क्वेश्चंस देखे हों तो क्वेश्चन का ट्रेंड और पैटर्न भी इस तरह का होता है कि यू आर ऑलवेज आस्क्ड टू जस्टिफाई. ठीक है, आपको हमेशा ये कहा जाता है कि रैशनलाइज योर ट्रीटमेंट प्लान, रैशनलाइज योर नेक मैनेजमेंट. सो कुछ बातें बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर मैं आपको क्या करना चाहूंगी कि एक बात तो ये है कि आप लोग अपने लिए कंट्रोवर्शियल इश्यूज में एक चीज पे आप लोग हो जाए, एक चीज पे. ठीक है, अगर आप कहते हैं कि सब मैंडिबुलर ग्लैंड हटाना चाहिए तो आपको उसके फॉर और अगेंस्ट के आर्ग्यूमेंट्स पता होने चाहिए. ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं कि आपने एंड नॉट नेक को टंग में ट्रीट करना है, इलेक्टिव नेक डिसेक्शन करनी है आपने, तो उसके आपको फॉर और अगेंस्ट जो ऑप्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए. पहली बात. ठीक है, दूसरी बात ये है कि नेक नोट्स वाइवा के लिए इंशाल्लाह जब आप लोग जाएंगे तो नेक नोट्स की जो परसेंटेज एरिया के हिसाब से है. ठीक है, कि टंग के सीए में कितने परसेंट नोड्स हैं. ठीक है, और इस तरह से फ्लोर ऑफ द माउथ के सीए में कितने परसेंट नोड इन्वॉल्वमेंट है. ठीक है, इस तरह से मैक्सिलरी सीए में कितनी नोडल इन्वॉल्वमेंट है. इसकी वैल्यू समटाइम दे आस्क यू इन वाइवा, लॉन्ग केस में या शॉर्ट केस में पूछते हैं, तो देयरफॉर यू नीड टू नो दैट एज वेल. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर सेशन. सबसे पहले हम लोग करेंगे नेक के नोड्स. ठीक है, लेवल्स नेक के कौन कौन से हैं. ठीक है, सो बेसिकली हमने इसको डिवाइड किया हुआ है 7 ग्रुप्स में. ठीक है, वी हैव 7 ग्रुप्स, राइट. एंड ये जो 7 ग्रुप्स हैं इनमें फिर आगे फर्दर डिफरेंशिएशंस हैं. पहला जो नोडल लेवल का ग्रुप है तो वो है हमारे पास लेवल 1. लेवल 1, ठीक है, लेवल 1 जो आपका है उसको हमने फर्दर फिर डिवाइड किया हुआ है 1A में और 1B में. ठीक है, इसमें जो 1A है तो वो आपको पता है कि वो सबमेंटल ट्राइंगल है. ठीक है, एंड व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सबमेंटल ट्राइंगल? एनीवन? सबमेंटल ट्राइंगल की बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं? एनीवन? Anterior bellies of digastric and inferior border of ऊपर दोनों साइड पे, मतलब मीडियली और लैटरली एंटीरियर बेलीज हैं, और ऊपर क्या चीज है? inferior border of mandible. बॉर्डर ऑफ द मैंडिबल. ठीक है, और नीचे क्या है? इंफीरियरली क्या है? टेंडन है. ठीक है, डाइगैस्ट्रिक का जो टेंडन है वो है. डाइगैस्ट्रिक की 2 बेलीज होती है ना, एक एंटीरियर बेली है, फिर उसके बाद एक टेंडन है, और उसके बाद पोस्टीरियर बेली है. तो ये जो 2 एंटीरियर बेलीज हैं इनके दरमियान में योर 1A या जो आपका सबमेंटल ट्राइंगल है वो यहाँ पे आता है. सबमैंडिबुलर ट्राइंगल, एनीवन? बाउंड्रीज? सबमैंडिबुलर ट्राइंगल इज योर लेवल 1B. ठीक है, वो किस किस के दरमियान है जी? Anterior and posterior belly के बीच में, और ऊपर inferior border है. ठीक है, इंफीरियर बॉर्डर है. माइलोहयोइड मसल जो फ्लोर का मसल है, ठीक है, वो भी उसमें आता है. और इसके अलावा आपका एंटीरियर बेली एंड पोस्टीरियर बेली के दरमियान इज योर लेवल 1. ठीक है जी. सो लेवल 1B. उसके बाद हमारे पास आता है लेवल 2. ठीक है, अब जो लेवल 2 है तो उसको फर्दर हमने डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, सहरिश अभी स्टार्ट हुई है, वी आर जस्ट डूइंग द नेक लेवल के नोट्स हम लोग कर रहे हैं. ठीक है, बिल्कुल हमने अभी स्टार्ट किया. सो उसके बाद हमारे पास आता है लेवल 2. लेवल 1 की हम बात कर रहे थे कि लेवल 1 में 2 ग्रुप्स हैं, लेवल 1A, लेवल 1B. ठीक है, लेवल 1A सबमेंटल है जो कि 2 आपका एंटीरियर बेलीज के दरमियान है. ठीक है, उसके बाद आपका लेवल 1B है which is the submandibular triangle, and the submandibular triangle is basically between the anterior and posterior belly of digastric muscle and lower border of the mandible. अच्छा, posterior belly of the digastric की जो functional importance थी हमने आज ग्रुप में डिस्कस भी की है. ठीक है, होपफुली आपने मैसेजेस पढ़े होंगे. तो बेसिकली बात ये है, फेशियल आर्टरी पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक के पीछे से आती है. इसके अलावा जो पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक है वो आपका जो स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है वो बिल्कुल उसके नीचे होती है. ठीक है, एंड इट आल्सो टेल्स यू अबाउट द बाउंड्री ऑफ 2A एंड 2B. सो इट्स देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क फॉर नर्व आइडेंटिफिकेशन एंड आर्टरी आइडेंटिफिकेशन एज वेल. ठीक है, सो वो उसकी इंपॉर्टेंस है नेक डाइसेक्शन में. अभी इंशाल्लाह आगे जब हम नेक डाइसेक्शन करेंगे तो उसमें आएगा भी. ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आती है बात, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द लेवल 2। अब जो लेवल 2 है तो उसमें एक 2A है और दूसरा आपका 2B है। 2A में बेस ऑफ द स्कल, हायोइड बोन, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व एंड स्टाइलोहायोइड मसल, ये 4 चीजें हैं। ठीक है, मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। So 1A between the two anterior bellies of digastric and mandible, ठीक है। 1B posterior digastric, anterior digastric and mandible, और इसके रूफ में माइलोहायोइड मसल भी आता है। ठीक है, फिर आती है बात हमारे पास 2। अब 2 जो है वो फर्दर 2A और 2B में डिवाइडेड है। तो 2 की जो एक बाउंड्री है वो स्कल बेस है। ठीक है, मतलब 2 की बाउंड्री ऊपर मैंडिबल नहीं है, वो बाउंड्री जो है वो स्कल बेस है। ठीक है, एक बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि 2B में बाकी क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। 2A और 2B में स्टाइलोहायोइड मसल है हमारे पास। ठीक है, हायोइड बोन है नीचे। ठीक है, और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। ठीक है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है। उसके बाद आता है 2B। 2B की बाउंड्री सारी सेम है, लेकिन इसमें स्पाइनल जो स्टाइलोहायोइड मसल है उसकी जगह स्टेर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड आता है। ठीक है, सो लेवल 2A एंड 2B। ठीक है, सो किसी को पता है कि व्हाट इज द डिवीजन बिटवीन 2A एंड 2B? 2A एंड 2B को क्या चीज डिवाइड करती है? ओमोहॉइड, जी नहीं, ओमोहॉयोइड नहीं डिवाइड करती। नर्व डिवाइड करती है। स्पाइनल एक्सेसरी नर्व। अच्छा ठीक है, इसमें बेसिकली बात ये है कि आपका जो लेवल 2A है, ठीक है, उसमें आपका स्कल बेस, लेट मी जस्ट शो यू द डायग्राम अगेन। देखें, ये 2A है और ये आपका 2B है। तो 2B जो है आपका, उसकी एक बाउंड्री स्टेर्नोक्लेइडोमेस्टॉइड है। ठीक है, और 2A में स्टाइलोहायोइड मसल है। ठीक है, सो स्कल बेस है, हायोइड बोन है, स्टाइलोहायोइड मसल है, या स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है। ठीक है, सो दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ 2A एंड 2B, और स्पाइनल एक्सेसरी नर्व भी आपको यहीं पे मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं लेवल 3 की तरफ। अच्छा, एक और बात, आपने मतलब सेंटिनल नोड्स का तो आपको पता है ना। लेट मी जस्ट टेल यू, हर एक जैसे नोडल बेसन होता है, तो लेवल 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसमें जगह जगह पे कुछ नोड्स हैं ऐसे जो काफी बड़े नोड्स हैं। ठीक है, जिनको सेंटिनल नोड्स कहते हैं। सेंटिनल इज बेसिकली जो सबसे गार्ड को कहते हैं ना, सेंटिनल इज गार्ड। ठीक है, तो इसमें कुछ बड़े नोड्स होते हैं जहां पे सारा जो लिम्फ नोड ड्रेनेज होती है वो उस नोड में होती है। ठीक है, सो जगुलोडाइगैस्ट्रिक इज द लार्जेस्ट नोड एट दिस लेवल, ये याद रखिए आप। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे बड़ा नोड आपको मिलता है वो जगुलोडाइगैस्ट्रिक है। फिर लेवल 3 आता है हमारे पास। अब लेवल 3 में क्या है कि लेवल 3 की जो बाउंड्री है वो, अब हम लोग मैंडिबल से नीचे आ गए हैं ना, तो अब हायोइड बोन है हमारे पास। ठीक है, सो हायोइड बोन है, स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है। ठीक है, स्टेर्नोहायोइड मसल है, क्रीकोइड है, और स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है। ठीक है, लेवल 4 में और भी हम नीचे आ गए हैं, तो अब इसमें हम क्लेविकल की बाउंड्री भी आ जाती है। बाकी चीजें सेम है, मतलब जो आपका लेवल 3 है वो बेसिकली स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड के दरमियान और हायोइड बोन के दरमियान आता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा लेवल 4 है, तो लेवल 4 जो होगा तो वो फिर आपका क्रिकोइड भी उसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, और क्लेविकल नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये हम लोग अब नीचे आ गए हैं ना, ये देखिए क्लेविकल। ठीक है, क्लेविकल के पास आ गए हैं हम लोग। उसके बाद लेवल 5, लेवल 5A इज एट द लेवल 5 जो है ये पोस्टीरियर है। ठीक है, सो इट्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेपेजियस एंड स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड क्रीकोइड, और 5B में नीचे आ जाएगा तो क्लेविकल आ जाएगा इंस्टेड ऑफ क्रीकोइड, रेस्ट इज द सेम। ठीक है, सो योर लेवल 4 एंड देन लेवल 5 इज पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक। ठीक है, ट्रेपेजियस और स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, और इस तरह से 5B में जो लोअर बाउंड्री है वो क्लेविकल की आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद लेवल 6 जो है आपका, अच्छा लेवल 5 पे जो सबसे बड़ा नोड है वो जगुलो-ओमोहायोइड है। ठीक है, सो जगुलो-डाइगैस्ट्रिक एंड जगुलो-ओमोहायोइड, द जगुलो-डाइगैस्ट्रिक इज द लार्जेस्ट नोड ऑफ लेवल 2 एंड द जगुलो-ओमोहायोइड इज द लार्जेस्ट नोड ऑफ द लेवल 5। ठीक है, लेवल 6 सामने के नोड्स हैं, ये अब सामने है। ठीक है, दीज आर प्री क्रीकॉइड नोड्स। यूजुअली हमारे ओरल ओरोफेरिंजियल जो एससीसी होता है, तो फेरिंजियल नहीं, ओरल जो एससीसी होता है वहां पे इतने ये इन्वॉल्व नहीं होते। इसको डेल्फियन नोड भी कहते हैं। ठीक है, हायोइड, स्टर्नल नॉच एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये बिल्कुल मिड लाइन में है। ठीक है, इस तरह से जो लेवल 7 है तो वो स्टर्नल नॉच, इनोमिनेट आर्टरी एंड द कॉमन कैरोटिड आर्टरी। सो दीज आर द 7 ग्रुप्स। इसमें जो 5 तक की जो लिम्फ नोड्स हैं वो हम लोगों से रिलेटेड है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है ओकल्ट नोडल मेट्स का, ठीक है, जिसको हम लोग डिस्कस भी करते आ रहे हैं, पेपर में सवाल भी बहुत आते हैं, ठीक है। सो ओकल्ट नोडल मेट्स बेसिकली क्या होते हैं कि आपके, एक तो आपका क्लिनिकली पॉजिटिव नेक है ना, क्लिनिकली पॉजिटिव डिजीज है, ठीक है, क्लिनिकली नेक आपका पैल्पेबल है, ठीक है, या आप सीटी करते हैं, आप अल्ट्रासाउंड करते हैं, जैसे आज एक पेपर में क्वेश्चन था जिसमें क्लिनिकली तो नेगेटिव था, लेकिन आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे पैथोलॉजिकली एफएनएसी पे नोड्स इन्वॉल्व थे, ऑल्दो उसमें ये नहीं लिखा था नोड्स आपके अगर इन्वॉल्व हो तो वो इन्फ्लेमेटरी या रिएक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। सो बट ओकल्ट नोडल मेट्स इज बेसिकली कि जब क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली नेक बिल्कुल नेगेटिव है, ठीक है, नेक पैल्पेबल भी नहीं है, रेडियोलॉजिकली भी कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, आपने अगर कोई एफएनएसी वगैरह की है उस पर भी आपको कोई साइन सिम्टम्स नहीं है, लेकिन ओकल्ट हैं, नोड्स, नोडल में मेटास्टेसिस हैं, ठीक है, they are identified on light microscope and micromets less than 2 centimeter, they do not need any special technique, so occult nodal mets में micrometastasis भी आ जाते हैं, ठीक है, और वो मेटास्टेसिस भी आ जाते हैं जो आपसे मिस हो गए हैं क्लिनिकली और रेडियोलॉजिकली। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओकल्ट नोडल मेटास्टेसिस, ठीक है। अच्छा, ये देखिए आपका जो ओमोहायोइड है, तो ओमोहायोइड इज द बाउंड्री बिटवीन लेवल 3 एंड लेवल 4। तो जब हम कहते हैं ना सुप्रा ओमोहायोइड नेक डाइसेक्शन, सो योर सुप्रा ओमोहायोइड नेक डाइसेक्शन इज बेसिकली अबव द ओमोहायोइड एंड इट इंक्लूड्स 1 2 3, लेकिन हम सुप्रा ओमोहायोइड नेक डाइसेक्शन में ही हम क्या कर सकते हैं कि हम लेवल 4 को हम लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग लेवल 4 को सिर्फ देखना चाहें, वी कैन गो एंड वी कैन लुक के लेवल 4 के नोड्स आपके इन्वॉल्व है कि नहीं है, अगर इन्वॉल्व है तो आप लेवल 4 तक भी नेक डाइसेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ नोडल मेटास्टेसिस, वो कौन से पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि भाई नोडल मेटास्टेसिस हो सकती है। देखिए, एक तो वो नोडल मेटास्टेसिस हैं कि जो आपको पॉजिटिव नोड्स हैं, ठीक है, क्लिनिकली आपने पैल्पेट किए तो नोड्स पॉजिटिव हैं, या आपका रेडियोलॉजिकली नोड्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो वो एक अलग चीज है, वो तो है ही नेक पॉजिटिव। अब उस केस में तो जब नेक पॉजिटिव है तो आपने करनी है नेक डाइसेक्शन, और जरूर करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे हम लोग जो बेसिकली कंट्रोवर्सी आती है ना, वो वहां पे आती है कि नेक क्लिनिकली नेगेटिव है, रेडियोलॉजिकली भी नेगेटिव है, अब आप नेक डाइसेक्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि अगर एक नेक पॉजिटिव है तो आपने डेफिनेटली या तो नेक डाइसेक्शन करनी है या आपने पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी देनी है, बट अगर आपकी नेक जो है वो नेगेटिव है तो तब आप क्या करेंगे, तब वो कौन से फैक्टर्स होंगे कि जिनके बेसिस पे आप डिटरमिन कर सकते हैं कि इसमें नोडल मेट्स के चांसेस हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, उसमें हमारे पास आ जाते हैं साइट ऑफ प्राइमरी लीजन, कौन सी जगह का स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, जैसे मैंने आपको पिछले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो आई टोल्ड यू टंग के सीएज में, लिम्फ नोड जो टंग के सीएज में, फ्लोर ऑफ द माउथ के सीएज में देयर इज अ हाई चांस ऑफ ओकल्ट नोडल मेट्स, ठीक है, उसमें चांसेस ज्यादा हैं। सो द साइट ऑफ प्राइमरी लीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सी जगह पे स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का लीजन है। द सेकंड थिंग इज व्हाट इज द टी स्टेज। सो स्टडीज हैव शोन कि टी स्टेज आपकी जितनी ज्यादा होती जाती है, मतलब जितना साइज बढ़ता जाता है, तो उतना ही आपके नोडल मेटास्टेसिस के चांसेस ज्यादा होते जाते हैं। ट्यूमर मॉर्फोलॉजी, आप जो ट्यूमर आप इनकाउंटर कर रहे हैं वो किस तरह का है, ठीक है, एंडोफिटिक है या फिर इन्फिल्ट्रेटिव है, ठीक है। अगर एंडोफिटिक होगा, देखिए एक एंडोफिटिक है और एक एक्सोफिटिक है, ठीक है। सो एंडोफिटिक जो आपके स्क्वेमस सेल कार्सिनोमास होते हैं उनमें ज्यादा रिस्क होता है नोडल मेट्स का। डेफिनेटली एंडोफिटिक है ना, वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एंडोफिटिक का मतलब है कि आपके पास बरोइंग हुई है, मतलब जो लीजन है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रेज्ड एजेस है और बीच में एक क्रेटर सा बना हुआ है, ठीक है, तो वो क्रेटर इन्फिल्ट्रेशन की वजह से देयर इज अ हायर रिस्क। एक्सोफिटिक हैज गॉट लोअर रिस्क, ठीक है। इस तरह से हायर जो ट्यूमर ग्रेड्स होते हैं, जैसे आपका पुअरली डिफरेंशिएटेड स्क्वेमस सेल है या एनाप्लास्टिक स्क्वेमस सेल है, तो उसमें भी ज्यादा चांसेस हैं नोडल मेट्स के। उसके बाद बात आती है ट्यूमर थिकनेस की, ठीक है। अब इसको हम आगे एलैबोरेट करेंगे। ट्यूमर थिकनेस भी जगह जगह वेरी करती है ना, कुछ जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे बहुत कम ट्यूमर थिकनेस पे नोडल मेट्स होते हैं, कुछ ऐसी हैं जो जिसमें ज्यादा होते हैं, लेकिन जनरल जो कट ऑफ वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 4 मिलीमीटर से जब ट्यूमर थिकनेस ज्यादा होती है तो रिस्क ऑफ ऑकल्ट मेटास्टेसिस भी ज्यादा होते हैं, ठीक है। पेरिन्यूरल स्प्रेड, पेरिवास्कुलर स्प्रेड, उस दैट आल्सो इंक्रीजेस द चांस ऑफ नोडल मेट्स, ठीक है। और फिर नोडल मेट्स की वजह से आपका प्रोग्नोसिस एडवर्सली अफेक्ट होती है, ठीक है।
penetrating, infiltrative, endophytic, yes, these are all the same. So आपकी nodal metastasis अगर आपसे रह गए हैं, आपने पिक नहीं किए, ठीक है, या आपने इलेक्टिव नेक डायसेक्शन नहीं की, असल में बात ये है ना कि हम जब स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ऑलवेज रिमेंबर दिस दैट वी नेवर टॉक अबाउट क्योर. हम कभी क्योर की बात नहीं करते. वी टॉक अबाउट डिजीज स्पेसिफिक सर्वाइवल. ठीक है, हम कहते हैं कि आपकी जो इसमें पेशेंट की 5 ईयर सर्वाइवल इतनी है, 10 ईयर सर्वाइवल इतनी है. ठीक है, और 10 ईयर तक तो बात ही नहीं जाती, मतलब मेजोरिटी केसेस में हम 5 ईयर सर्वाइवल की बात करते हैं. सो द ग्राउंड रियलिटी इज कि आपका मसला क्या होगा अगर आपके नोडल मेट्स नेक में नहीं है और आपने इलेक्टिव नेक डायसेक्शन नहीं की, आपने पेशेंट का प्राइमरी ट्यूमर रिमूव कर दिया, नेक डायसेक्शन आपने की नहीं है, तो आप डिजीज को पीछे छोड़ रहे हैं. द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ पैथोलॉजी इज दैट यू हैव टू eradicate द डिजीज. आप इरेडिकेशन ऑफ द डिजीज नहीं कर रहे, आप डिजीज को छोड़ रहे हैं. सो व्हाट विल हैपन कि आपकी जो प्रोग्नोसिस है वो एडवर्सली अफेक्ट होगी, डिजीज स्पेसिफिक सर्वाइवल अफेक्ट होगी. सो दैट्स व्हाई नोडल मेट्स, आपके ऑकल्ट नोडल मेट्स फर्दर प्रोग्नोसिस को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब ये आपके जहन में बात क्लियर होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं. फिर दो चीजें हैं, ट्यूमर थिकनेस है और डेप्थ ऑफ इन्वेजन है. ठीक है, दोनों में डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग ट्यूमर थिकनेस को मेजर करते हैं और वो कहते हैं कि ये डेप्थ ऑफ इन्वेजन है. ठीक है, ट्यूमर थिकनेस इज द मेजर्ड डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस ऑफ द ट्यूमर टू द बेस ऑफ द ट्यूमर यूजिंग एन ऑप्टिकल माइक्रोमीटर. अच्छा, ये भी आप लोग याद रखें कि ट्यूमर थिकनेस हम इंसिजनल बायोप्सी पे नहीं लेते. अच्छा, ट्यूमर थिकनेस हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोमीट्री, उसकी अपना एक तरीका है, हम ऑप्टिकल माइक्रोमीटर से इसको मेजर करते हैं. ठीक है, ट्यूमर थिकनेस भी और डेप्थ ऑफ इन्वेजन भी. जो ट्यूमर थिकनेस होती है, it's actually the distance from the surface of the tumor to the base of the tumor. मतलब it's all related to tumor. abnormal tissue surface से लेके base तक जितना है ना, तो वो आपकी tumor thickness है. ठीक है, while your depth of invasion is actually calculated from the normal mucosa. ठीक है, वो tumor से आप नहीं लेते, the depth of invasion is taken from the normal mucosa. ठीक है, to the deepest part of the tumor. मतलब एक आप tumor की surface से ले रहे हैं और depth of invasion आप कहाँ से ले रहे हैं, वो नॉर्मल म्यूकोजा से आप लोग ले रहे हैं. ठीक है, अब ट्यूमर थिकनेस डिफरेंशिएट करता है, ठीक है, डिफरेंट एरियाज में. जैसे लोअर लिप में ये ज्यादा है. लोअर लिप में अगर आपका ट्यूमर साइज ट्यूमर थिकनेस अगर 6 मिलीमीटर से ज्यादा है, तो लोअर लिप में तब आप ऑकल्ट नोडल मेट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं. फ्लोर ऑफ द माउथ में द वैल्यू इज वेरी लेस. जैसे मैं आपको बता रही थी ना, इट्स टर्मिनल डिस्क्रिमिनेशन रेट फ्लोर ऑफ द माउथ का बहुत ज्यादा है. ठीक है, so 1.5 millimeter is the value in floor of the mouth. टंग के लिए ये 3 मिलीमीटर है. ठीक है, ट्यूमर थिकनेस. so it varies in different areas, लेकिन जनरली हम लोग 4 to 6 इसको कंसिडर करते हैं. जो 4 मिलीमीटर है ये आपका बकल म्यूकोजा के लिए है. ठीक है, इसकी समझ आ गई है? बिकॉज सम ऑफ यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि ये ट्यूमर थिकनेस के बारे में किसी ने पूछा था मुझसे. सो दीज आर द डिफरेंसेस इन क्रिटिकल थिकनेस बिटवीन डिफरेंट एरियाज. अब आती है बात हमारे पास एंड नॉट नेक की. ठीक है, एंड नॉट नेक में आपके आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? आपका पेशेंट है, पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है, वाइवा में आपका केस है, आप एंड नॉट नेक में इलेक्टिव नेक डायसेक्शन करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब नेक डायसेक्शन देखें, दो तरह की नेक डायसेक्शन है ना. एक है आपकी थेरेप्यूटिक नेक डायसेक्शन और एक है आपकी इलेक्टिव नेक डायसेक्शन. जो थेरेप्यूटिक नेक डायसेक्शन का मतलब है कि नेक नोड्स पॉजिटिव है, अब आपने करनी है नेक डायसेक्शन, दैट इज थेरेप्यूटिक. और जो आपकी इलेक्टिव नेक डायसेक्शन है, तो इलेक्टिव नेक डायसेक्शन इज एक्चुअली दैट टाइप ऑफ नेक डायसेक्शन जो आप नेगेटिव नेक में करते हैं, जो आप एंड नॉट नेक में करते हैं. सो द आर्ग्यूमेंट्स फॉर इलेक्टिव नेक डायसेक्शन आर के इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ऑकल्ट नोडल मेट्स, जिन जगहों पे, कुछ जगहों पे इंक्रीज इंसिडेंस है ऑकल्ट नोडल मेट्स का, और ऑकल्ट नोडल मेट्स आपके फर्दर प्रोग्नोसिस को और डिजीज स्पेसिफिक सर्वाइवल को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं. ठीक है, सेकेंड थिंग इज कि जब जो आपका सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन है, क्योंकि आप इलेक्टिव नेक डायसेक्शन जब आप ईएनडी करते हैं तो आप ईएनडी में यस प्रोफाइलेक्टिक नेक डायसेक्शन, इलेक्टिव नेक डायसेक्शन ये एक चीज है. ठीक है, आप जब एसएनडी करते हैं, सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन करते हैं, यहाँ आप रेडिकल तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि आपका एंड नॉट नेक में रेडिकल नेक डायसेक्शन की कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती. रेडिकल तो वैसे ही आजकल पॉजिटिव नेक में कोई नहीं करता, तो फिर एंड नॉट नेक में तो उसकी बिल्कुल जस्टिफिकेशन नहीं बनती. सो सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन जब आप करेंगे तो सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन की मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कम है, और बहुत आसान प्रोसीजर, इतना मुश्किल प्रोसीजर नहीं है सिलेक्टिव नेक डायसेक्शन का. ठीक है, सो योर सिलेक्टिव, एक तो ये है कि इंसिडेंस अगर ओकल्ट नोडल मेट्स आपने छोड़ दिए तो प्रोग्नोसिस अफेक्ट हो रही है, प्रोसीजर की इतनी कोई खास मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी नहीं है. ठीक है, एक और बात ये है कि अगर आप इसको छोड़ दें और आप कहें कि मैं फॉलो अप पे पेशेंट को रख रही हूँ और मैं पेशेंट को फॉलो अप पे चेक करूंगी या करूंगा कि पेशेंट में मेट्स डेवलप होते हैं कि नहीं होते,
तो रूटीन फॉलो अप डज नॉट डिटेक्ट N0 to N1 कन्वर्जन। बहुत मुश्किल है पिक करना उसको। आपने प्राइमरी ट्यूमर की सर्जरी की है, अब आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि वो जो माइक्रोमेटास्टेसिस है वो आपको एंड तक डिटेक्ट ही ना हो और आपके पास सेकंड प्राइमरी निकल आए, ठीक है। सो द रूटीन फॉलो अप डज नॉट डिटेक्ट N0 to N1 कन्वर्जन बट इट एडवर्सली अफेक्ट्स द चांसेस ऑफ डिस्टेंट मेट्स। नेक नोड्स जब आपके पॉजिटिव होते हैं ना तो आपके डिस्टेंट मेट्स के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, लिम्फोवैस्कुलर पेरिन्यूरल इन्वेजन के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं। बट योर रूटीन फॉलो अप सक्सेसफुली डिटेक्ट नहीं करता, ठीक है, सक्सेसफुली डिटेक्ट नहीं करता N0 to N1 कन्वर्जन को। अनट्रीटेड नेक मेटास्टेसिस जो आपके होते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, डिस्टेंट मेट्स के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। कंट्रोल रेट फॉर नेक डाइसेक्शन डिक्रीजेस इफ ग्लैंड एनलार्जमेंट और मल्टीपल नोड्स, ठीक है। अगर आपके मल्टीपल नोड्स फिर बाद में मतलब आपने अभी छोड़ दिया है नेक को और बाद में मल्टीपल नोड्स के साथ पेशेंट आया है, ठीक है, तो उस टाइम पे फिर आपके लिए नेक डाइसेक्शन में कंट्रोल रेट लेके आना बहुत मुश्किल होता है। एक दफा एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड के साथ पेशेंट आ गया, एक दफा मल्टीपल नोड्स के साथ पेशेंट आ गया, तो क्लियरेंस आपकी कंप्लीट नहीं होती। जब आप इलेक्टिव नेक डाइसेक्शन या प्रोफाइलेक्टिक नेक डाइसेक्शन करते हैं तो उस वक्त आपके लिए ये चीजों को मैनेज करना आसान होता है, ठीक है। प्राइमरी सर्जरी के टाइम पे आपके लिए इलेक्टिव नेक डाइसेक्शन आसान होती है। पेशेंट कंप्लायंस पुअर होती है, पेशेंट एक दफा सर्जरी करा लेता है, दोबारा सर्जरी कराता नहीं है। आपको कैंसर सर्जरी गप तो नहीं है ना, ठीक है, इतनी उसकी इतनी ज्यादा प्रोलॉन्ग्ड उसकी रिकवरी है, तो एक दफा वो इतनी जब एक कॉम्प्लिकेटेड चीज में से गुजरता है तो वो दूसरी दफा आपके पास आता नहीं है, ठीक है। पैथोलॉजिकल स्टेट अगर आप इलेक्टिव नेक डाइसेक्शन करते हैं आपको पता चलती है, आपकी अपस्टेजिंग पेशेंट की आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड दूसरी बात ये कि अगर मल्टीपल ओकल्ट नोडल मेट्स आपके पास आ गए, दिस इज आल्सो वन इंडिकेशन ऑफ एडजुवेंट रेडियोथेरेपी। मतलब आपकी अगर आपकी आपने नेक डाइसेक्शन की है, ठीक है, और जब आप नेक को खोलते हैं तो उससे तो मल्टीपल नोड्स इन्वॉल्व हैं। क्लिनिकली आपको नहीं पता चल रहा था, रेडियोलॉजिकली पिक नहीं हो रहे थे, लेकिन जब आपने नेक डाइसेक्शन की तो आप मल्टीपल नोड्स इन्वॉल्व हैं। सो दिस इज आल्सो वन इंडिकेशन ऑफ एडजुवेंट रेडियोथेरेपी। सो these are the arguments for N0 neck कि आप N0 में अगर आप डाइसेक्शन नेक डाइसेक्शन करेंगे तो आप क्यों करेंगे, ठीक है। मतलब आप अगर N0 नेक में नेक डाइसेक्शन करना चाहते हैं तो these are your four arguments, ठीक है, कि आपके four arguments क्या हैं कि yes you want to go for neck dissection, so why would you go for neck dissection, ठीक है, अगर आप करना चाहते हैं। सिलेक्टिव नेक डाइसेक्शन और इलेक्टिव नेक डाइसेक्शन, किसी ने अभी पूछा है। Selective neck dissection is a type of neck dissection that you can do for elective neck dissection. देखिए दो किस्म की नेक डाइसेक्शंस हैं, इलेक्टिव और प्रोफाइलेक्टिक एंड थेरेप्यूटिक। अब जो आपकी इलेक्टिव नेक डाइसेक्शन और थेरेप्यूटिक नेक डाइसेक्शन है, इन दोनों में फिर फर्दर टाइप्स है नेक डाइसेक्शंस की। रेडिकल नेक डाइसेक्शन है, मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन है, सिलेक्टिव नेक डाइसेक्शन है। सिलेक्टिव नेक डाइसेक्शन इज दैट टाइप ऑफ नेक डाइसेक्शन कि जिसमें आप सिलेक्टेड नोड्स को रिमूव कर रहे हैं। सुप्राओमोहायड नेक डाइसेक्शन इज वन टाइप ऑफ सिलेक्टेड नेक डाइसेक्शन, और सिलेक्टिव नेक डाइसेक्शन यू कैन डू फॉर इलेक्टिव नेक डाइसेक्शन, ठीक है। समझ आ गई है, मतलब ये एक प्रोसीजर है कि जिसके थ्रू आप इलेक्टिव नेक डाइसेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शनल नेक डाइसेक्शन फंक्शनल नेक डाइसेक्शन भी आपकी यही होती है कि उसमें आपका वो फंक्शनल कंपार्टमेंटलाइजेशन के रूल पे है वो, ठीक है, और आपका उसका यही होता है कि आप फंक्शन को प्रिजर्व करने के लिए खास टाइप की नेक डाइसेक्शन करते हैं। जैसे हम टंग में कंपार्टमेंटलाइजेशन की बात कर रहे थे ना, ऐसे नेक में भी है, ठीक है। सो दैट इज फंक्शनल नेक डाइसेक्शन। दीज आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइसेक्शंस जो कि आप थेरेप्यूटिकली भी कर सकते हैं और आप इलेक्टिवली भी कर सकते हैं। सो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज कि इलेक्टिवली जब आप करते हैं तो आपके इतने बड़े प्रोसीजर की जरूरत नहीं होती। सिलेक्टिव नेक डाइसेक्शन से आप इजीली कर सकते हैं अगर आपका पर्पस इलेक्टिव है ना। अभी मतलब यही है कि N0 नेक है, नेक नोड्स पॉजिटिव नहीं है, तो आप इतना बड़ा प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। और आपको जब ये पता है कि आप फॉर एग्जांपल CA आपका ओरल कैविटी के अंदर है, लेवल 3 से नीचे उसके चांसेस भी ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो आप सुप्राओमोहायड नेक डाइसेक्शन करें व्हिच इज अ टाइप ऑफ सिलेक्टिव नेक डाइसेक्शन। सो दीज आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज। अच्छा, यस दिस इज आल्सो द रैशनल, आप इसको रैशनल भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, लेकिन रैशनल आप अच्छा कब कर सकते हैं कि आप पेपर के क्वेश्चंस उठाएं, ठीक है, और आप उन क्वेश्चंस पे सोचें कि इसमें आपकी जस्टिफिकेशन क्या होगी एंड डिस्कस इन ग्रुप। तो आपको उससे फायदा ये होगा कि आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस में रैशनल को फिट करना आपको आ जाएगा, ठीक है। अब अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, ठीक है। अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स में जो लोग नहीं करते इलेक्टिव नेक डाइसेक्शन, वो कहते हैं कि कंट्रोल रेट्स, उन्होंने स्टडीज की हैं, वो कहते हैं कि जब हम वेट एंड सी करते हैं जरूरी तो नहीं है कि 5 साल में पेशेंट के नोट्स पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है, या पेशेंट का जो है एडवर्स आउटकम हो जाए।
So control rates are no lower when wait and see approach is achieved. Careful follow up and imaging can detect conversion. Although जो आपके for argument है उसमें ये है कि आपका routine follow up, एक तो patient आता नहीं है follow up के लिए, और दूसरी बात ये है कि आपकी N0 to N1 conversion इतना successfully नहीं उससे हो सकती. ठीक है. Radiation is also effective and this is one valid point. जैसे हम लोग अपने सेंटर में we used to do neck dissections, but then उसमें प्रोटोकॉल क्या होता था कि हम एडजुवेंट रेडियोथेरेपी साथ में वैसे भी देते थे. तो जब आप ऑलरेडी रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं तो आप इतनी बड़ी नेक डायसेक्शन क्यों कर रहे हैं? वो तो वैसी रेडिएशन थेरेपी के साथ नेक भी आपकी रेडिएशन फील्ड में उसको लेके आ जाए तो बस एक ही चीज हो जाएगी. हाँ, अगर आप रेडिएशन से पेशेंट को बचाना चाहते हैं तब आप नेक डायसेक्शन अगर करें तो उसका बनता है. ठीक है. इस तरह से जो इलेक्टिव नेक डायसेक्शन है पेशेंट की मॉर्बिडिटी ऐड हो जाती है. इट रिमूव्स, अच्छा एक पॉइंट ये है कि इट रिमूव्स द बैरियर टू स्प्रेड ऑफ डिजीज. आप नेक में फेशिया, जाहिर सी बात है, आप जब नेक डायसेक्शन कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप फेशियास, फेशियल प्लेन्स भी काट रहे हैं, इंटरनल जुगुलर वेन को भी आप मोबिलाइज कर रहे हैं, स्टेनोक्लाइडोमेस्टॉइड को भी कर रहे हैं. ठीक है. तो आपके जो नेचुरल बैरियर्स हैं टू द स्प्रेड ऑफ द डिजीज वो आप खत्म कर रहे हैं. ठीक है. Scarred hypoxic field, reduced radiation kill. So this is another option. This is another factor कि अगर आप बाद में पेशेंट को रेडियोथेरेपी दे रहे हैं और आपने नेक डिसेक्शन की है तो बेड आपका स्कार्ड है. ठीक है. तो स्कारिंग की वजह से, फाइब्रोसिस की वजह से हाइपोक्सिक फील्ड है और हाइपोक्सिया में रेडिएशन आपकी अच्छा काम नहीं करती. ठीक है. सो दीज आर अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट. जो लोग नहीं करते इलेक्टिव नेक डिसेक्शन उनकी ये आर्ग्यूमेंट है. अब आपने कौन सी अप्रोच करनी है? यू हैव टू लुक एट द सिनेरियो, यू हैव टू लुक एट द क्वेश्चन कि आपने वहां पे क्या जस्टिफिकेशन देनी है. ठीक है. अब डेफिनेटली अगर लिप का सीए है, ठीक है, और उसका साइज 2 सेंटीमीटर लिप सीए है, ठीक है ना, लेट्स सी 2 सेंटीमीटर अल्सर है लोअर लिप के ऊपर, विल यू गो फॉर, और नेक आपकी एन नॉट है तो आप इलेक्टिव नेक डिसेक्शन करेंगे? आप लोग करेंगे सिलेक्टिव नेक डिसेक्शन इन अ लोअर लिप सीए? नहीं करेंगे, क्योंकि आपके लिप सीए में आर्ग्यूमेंट क्या है? आपकी लिप सीए में नोडल मेट्स के चांसेस कम है, ट्यूमर साइज आपका कम है, तो सो व्हाई गो फॉर इलेक्टिव नेक डिसेक्शन? अगर टंग का सीए है, फ्लोर ऑफ द माउथ का सीए है, टी साइज उसका बड़ा है, ठीक है, तो देन आप कह सकते हैं कि यस आई वुड लाइक टू गो फॉर इलेक्टिव नेक डिसेक्शन. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर सिचुएशन दैट यू आर फॉलोइंग. लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि आपका अगर ऑन्कोलॉजी से सवाल आता है और उसमें अगर आपको लिखा है या नहीं लिखा कि जस्टिफाई करें, आप जस्टिफाई जरूर करें. मतलब अगर आपका क्वेश्चन है और उसमें नेक डिसेक्शन की सिर्फ आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शन मांगी है, ऑलवेज जस्टिफाई. ठीक है. उस अपनी जस्टिफिकेशन उसमें जरूर लिखें. ओके, मूविंग ऑन. व्हाट आर द ऑप्शंस? अब नेक की ट्रीटमेंट के ऑप्शंस हम कर रहे हैं. ठीक है. या एक तो ये है ना, वेट एंड सी, मतलब आप कोई ट्रीटमेंट नहीं दे रहे, सर्जरी भी नहीं कर रहे, रेडियोथेरेपी भी नहीं कर रहे. ठीक है. तो एक ऑप्शन इज वेट एंड सी. फिर आप सर्जरी कर सकते हैं, इलेक्टिव नेक डिसेक्शन कर सकते हैं, आप रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, या फिर आप इलेक्टिव नेक इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं. व्हाट इज एन इन्वेस्टिगेशन दैट यू कैन डू फॉर इलेक्टिव नेक? एनीवन? इलेक्टिव नेक के लिए कोई खास इन्वेस्टिगेशन है जिससे हम नोडल मेट्स का पता लगा सकते हैं? सेंटिनल नोड बायोप्सी मैम. जी, सेंटिनल नोड बायोप्सी आप कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, कॉन्ट्रालैटरल एंड नॉट नेक. अब कॉन्ट्रालैटरल एंड नॉट नेक भी एक कंट्रोवर्सी है. ठीक है. विल यू गो फॉर कॉन्ट्रालैटरल एंड नॉट नेक मैनेजमेंट और नॉट? सो यूजुअली इन एडवांस्ड प्राइमरीज लाइक सुप्राग्लॉटिक ट्यूमर्स के लिए हम लोग कर सकते हैं. अभी आगे मैं इसको इलाबोरेट करूंगी. ठीक है, कॉन्ट्रालैटरल नेक डिसेक्शन को. द जनरल प्रिंसिपल्स आपके क्या क्या हैं? देखिए, जनरल प्रिंसिपल्स आपके ये हैं नेक डिसेक्शन के कि जनरल प्रिंसिपल्स आपकी ये हैं कि एक तो बात ये है कि अगर एन नॉट नेक है तो एन नॉट नेक में यूजुअली आपका 1 से 3 लेवल ठीक काफी होता है. फिर जो आपका लेवल 2 है उसमें भी कंट्रोवर्सी है 2B और 2A में. ठीक है. असल में मसला ये होता है ना कि जब आप अगर 2A आपका इन्वॉल्व नहीं है, मतलब आपने लेवल 1 कर लिया, लेवल 1 आपने क्लियर कर लिया ना, हम लेवल बाय लेवल जाते हैं जब नेक डिसेक्शन करते हैं. लेवल 1 आपने कर लिया, ठीक है, अब आप लेवल 2 पे आए हैं. लेवल 1A भी आपका आपने कर लिया, लेवल 1B भी कर लिया, लेवल 2A आपने देखा कि उसमें कोई नोड आपका पॉजिटिव नहीं है, तो आप 2B पे ना जाएं, क्योंकि 2B पे जाने से स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के डैमेज के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है. सो ये एक बात है कि अगर 2A इन्वॉल्व नहीं है, डू नॉट गो फॉर 2B. और 1 to 3 यूजुअली एंड नॉट में आपका इफेक्टिव होता है. सुप्रा ओमोहॉइड नेक डिसेक्शन, इसकी मॉर्बिडिटी भी कम है. ठीक है. और ये है कि इजी भी है. 4 जो है, लेवल 4 इज कंट्रोवर्शियल. लेवल 5 हमेशा हम पॉजिटिव नोड्स में करते हैं और जब मल्टीपल नोड्स इन्वॉल्व हो तब करते हैं. ठीक है.
5 में भी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के सुपीरियर हम नहीं जाएंगे, ठीक है. And lesions that are within 1 centimeter of midline, we can go for contralateral neck as well, bilateral neck dissection. So the general principles are that in N0 neck, level 1 to 3 तक आप कर लें तो वो काफी है. 2B is not necessary if 2A is not involved. मतलब ये है कि आपके 2A और 2B के दरमियान क्या चीज है, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व है. जब आप 2B करते हैं तो उसमें स्पाइनल एक्सेसरी नर्व के डैमेज के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है. लेवल 4 कंट्रोवर्शियल है कि करें कि ना करें. लेवल 5 N पॉजिटिव और मल्टीपल नोड्स में. 5 सुपीरियर टू द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इज यूजुअली नॉट डन, ठीक है. And lesions within 1 centimeter of midline, go for bilateral neck dissection. So these are some general principles, but definitely it varies from case to case. So always look at the scenario, ठीक है. Difficult neck किसे कहते हैं, ठीक है. What is a difficult neck? Difficult neck is that kind of neck which is difficult to access. आपके पास access difficult है. Short neck है, stocky neck है, मोटी neck है, ठीक है. Short neck है. रिट्रोफेरेंजियल नोड्स हैं, ठीक है. तो रिट्रोफेरेंजियल नोड्स में भी आपके लिए काफी डिफिकल्ट होता है उसको करना. रिकरेंट डिजीज है, एक दफा जो है वो डिजीज आपसे मिस हो गई है, अब रिकरेंट के साथ पेशेंट आया है. एंड वाइटल स्ट्रक्चर्स आर इन्वॉल्व. कौन से वाइटल स्ट्रक्चर्स है नेक में ऑफ इम्पोर्टेंस, जो बहुत खतरनाक वाइटल स्ट्रक्चर्स है, कौन कौन से हैं? मैम कैरोटिड है जी, और वेगस नर्व है, ठीक है. वेगस नर्व जुगुलर वेन है जी बिल्कुल. सो हाँ, कॉन्ट्रोलैटरल नेक मेटास्टेसिस पे अभी आते हैं, लेकिन यूजुअली हम 1 सेंटीमीटर ऑफ द मिडलाइन में अगर हो आपका मिडलाइन लीजन्स हो तो उसमें कॉन्ट्रोलैटरल नेक करते हैं, ठीक है. अच्छा, कॉन्ट्रोलैटरल नेक मेटास्टेसिस होता किस तरह से है, ठीक है, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? एक तो ये हो सकता है ना कि ये लिम्फेटिक चैनल्स आपस में क्रॉस हो जाएं, ठीक है. तो उन क्रॉसिंग ऑफ द लिम्फेटिक चैनल्स की वजह से कॉन्ट्रोलैटरल नेक इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है. दूसरी जो चीज इसमें है वो आपका है अगर मिड लाइन में ट्यूमर आपका स्प्रेड कर रहा है, ठीक है. So tumor spread along the midline is another factor. When ipsilateral lymph nodes are widely involved, मतलब multiple nodes एक साइड पे इन्वॉल्व हैं, ठीक है. बास केसेस में midline में बैरियर नहीं होता, तो बैरियर ना होने की वजह से भी lymph node spread आपका bilateral हो सकता है, ठीक है. Factors associated with contralateral neck metastasis. I've taken them from an article. आज ही मैंने article देखा है because there were some people जो पूछ रहे थे about the contralateral neck metastasis. So sound volume सबके लिए low है. Let me check. Okay, so then we have factors that are associated with contralateral neck metastasis, ठीक है. Contralateral neck metastasis में पहली चीज ट्यूमर्स दैट क्रॉस मिडलाइन, ठीक है. जैसे 1 सेंटीमीटर ऑफ मिडलाइन है, ये ट्यूमर्स क्रॉस कर रहे हैं मिडलाइन को, ठीक है. तो उस केस में आपके फैक्टर जो contralateral neck metastasis के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. लोकेशन टंग के सीए में, फ्लोर ऑफ द माउथ के सीए में ज्यादा चांसेस होते हैं. ट्यूमर साइज अगर आपका ज्यादा हो, T4 से जब ट्यूमर्स T4 पे आ जाएं तो उस टाइम पे आपको नेक मेटास्टेसिस कॉन्ट्रोलैटरल के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. थिकनेस के लिए इन्होंने ये कहा है कि 3.75 मिलीमीटर थिकनेस पे जस्ट ऑब्जर्व करें, कॉन्ट्रोलैटरल नेक को ऑब्जर्व करें और ट्रीट करें अगर ट्यूमर थिकनेस 9.5 से ज्यादा हो, ठीक है. नंबर ऑफ इप्सिलेटरल नोड्स, सो नंबर ऑफ इप्सिलेटरल नोड्स आपके एक और बात है जो पहले भी हम कह चुके हैं, मल्टीपल नोड्स, ठीक है. एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड is an adverse effect that increases the chance of contralateral neck. Clinical nodal stage 4, ठीक है. पॉजिटिव मार्जिन्स, सही है. हिस्टोलॉजिकल ग्रेडिंग पुअर है. पेरिन्यूरल लिम्फोवास्कुलर स्प्रेड है. पेरीट्यूमर इन्फ्लेमेशन है. असल में कहते हैं कि जब ट्यूमर के अराउंड इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो तो उस केस में इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं ना, तो वहां पे भी आपके कॉन्ट्रोलैटरल नेक के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है. एंड लोकोरीजनल रिकरेंस, ठीक है. सो रिकरेंट ट्यूमर्स में भी कॉन्ट्रोलैटरल नेक के चांसेस ज्यादा होते हैं. So basically these are the factors that are associated with contralateral neck metastasis. Now we come to the procedure of the neck dissection. यहाँ तक कोई question है किसी के तो बता दो.